जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो जो स्टूडेंट आने होंगे वो आ जाएंगे बाद में। अच्छा जी, पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए, स्टिचेस लगाने के लिए हमें दो किस्म के टूल्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से होते हैं? एक इनपुट टूल होता है और एक आउटलाइन टूल। ठीक है ना, दो टूल हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनपुट के जो से टूल हैं वो कैसे वर्किंग करते हैं, उनके इफ़ेक्ट हम लोगों ने देखे थे और उनके टूल जो है हम लोगों ने यूज़ करके देखे थे। उसके बाद हमारे पास होते हैं आउटलाइन के टूल। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने देखा था कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इनपुट में जो थे हमारे पास इनपुट ए था, इनपुट बी था, इनपुट सी था, फ्यूजन फिल था और कॉम्प्लेक्स फिल था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इनपुट सी टूल तो इनपुट का है, लेकिन जो है ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि कौन से टूल से हम लोगों ने फिलिंग करी हुई हो इनपुट के, तो हम लोग उसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट जो हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साटन होगी, ततामी होगी, कंटूर और प्रोग्राम स्प्लिट, जिगजैग, स्टिच वगैरह, इनमें से कुछ मैंने आपको बताए थे कि जो कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन में आप नहीं लगा सकते। जो नया वर्जन है ये 4.2 है उसमें आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे आप इनपुट ए से कोई चीज़ बनाते हो और वो आप उसमें कंटूर यूज़ करते हो, कंटूर का ये वाला इफ़ेक्ट है। तो ये आप जो है अगर आपने कॉम्प्लेक्स फील से या फ्यूजन फील से ये चीज़ बनाई भी होगी तो आप उसमें ये अप्लाई नहीं कर सकोगे, कंटूर का इफ़ेक्ट नहीं अप्लाई कर सकेंगे आप। ठीक है, तो इसी तरह तीन चार ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स से बनाएं तो उसमें नहीं वो कर सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि कोशिश करें कि सबसे पहले जो है इनपुट ए से कोशिश करें ऑब्जेक्ट को बनाएं, और उससे नहीं तो बी से बनाएं। अगर बी से भी नहीं होता तो कॉम्प्लेक्स से या फ्यूजन से फिर जाके बनाएं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन से कोई ऑब्जेक्ट बनाए में और हमें 1 साल या 2 साल के बाद उस डाटे की ज़रूरत पड़ गई उस फाइल की, तो बाज़ औक़ात वो करप्ट हो जाती हैं। लेकिन जो इनपुट ए और बी से चीज़ें बनी हुई होती हैं वो कभी भी करप्ट नहीं होती, यानी कि उनकी स्टिचेस वैल्यू वही रहती हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन की अक्सर जो हैं स्टिचेस के इफ़ेक्ट जो है चेंज हो जाते हैं, या आप स्टिल मैनुअल में चले जाते हैं, वो बाद में आप उसको दोबारा से आपको जो है क्रिएट करनी पड़ती है चीज़। ठीक है, अब हमारे पास आगे ये थे हमारे इनपुट के टूल। उसके बाद हैं हमारे पास आउटलाइन के टूल। ठीक है, ये हमारे पास दो टूल बारें थीं टूल बॉक्स की, जिनकी मदद से हम लोगों ने इनपुट की फिलिंग करी। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर अंदर से फिल करना चाहते हैं, इनपुट फिलिंग करना चाहते हैं, तो वो इन टूलों की मदद से करेंगे सिवाय इनपुट सी के। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है टूल बार ये आउटलाइन टूल्स की। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको इनपुट के जो है टूल्स के बारे में बताया था और उसकी फिलिंग बताई थी, उसमें इफ़ेक्ट हम लोगों ने लगाए थे, फिर हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है ना,
कि को अगर हमने साटन लगाई है उसकी हम लोग स्टिच वैल्यू चेंज कर सकते हैं, स्टिच काउंट चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है हम लोग उसमें प्रोग्राम क्या नाम है इसका, ऑटो स्प्लिट ख़त्म कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह मुख्तलिफ जोन से हमारे इफ़ेक्ट थे उनकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया था आपके साइड पे यहाँ पे जोन सी पार्किंग एरिया जोन सा आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का, यहाँ पर आपको इसकी टोटल वैल्यू जिस चीज़ को भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो है वैल्यू ये बताएगा कि यहाँ पर कौन सा इफ़ेक्ट लगा हुआ है, उसकी स्टिच वैल्यू क्या है, यानी कि उसकी स्पेसिंग वगैरह क्या है, और उसमें जो है स्टिच की लेंथ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है देखी थी इनपुट के टूल के हवाले से, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फिलिंग करते हैं अंदर से तो वो इनपुट के टूल से करते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि इनपुट का टूल है, लेकिन ये इनपुट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आज हम लोग देखेंगे कि ये इनपुट सी जो है इनपुट का टूल है, लेकिन इस्तेमाल क्यों नहीं होता, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है आउटलाइन के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टूल तो इनपुट का है लेकिन ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोग ये भी चीज़ देखेंगे और फर्दर हम लोग देखेंगे कि आउटलाइन के टूल्स में हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है रन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आप आम घरों में जो सिलाई मशीन होती है, जैसे हम लोग उस पर सिलाई वगैरह लगाते हैं, सिंगल एक टाँका लगता हुआ जाता है और उसको हम लोग जो है उसमें एक वो मैनुअल पॉइंट सा दिया हुआ होता है, उसको हम लोग अप डाउन करते हैं तो उसका जो है हम लोग टाँका बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें टोटल 5 टूल्स हैं, इनपुट के भी 5 टूल्स हैं और आउटलाइन के भी 5 टूल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनपुट के जो हैं 4 रह जाते हैं क्योंकि इनपुट सी इनपुट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास रन आ जाती है, उसके बाद ट्रिपल रन आ जाती है, उसके बाद हमारे पास मोटिव रन आ जाती है, और उसके बाद जो है हमारे पास बैक स्टिच है, और उसके बाद स्टैम्प स्टिच है, ठीक है। अब हम लोग सारों को चेक करते हैं कि इनका व्यू हमें कैसा मिलेगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफ़ॉल्ट में क्या होती हैं, और इनको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रन लेंगे, और रन लेने के बाद मैं यहाँ से कलर जो है येलो ले लेता हूँ ताकि हमें थोड़ी चीज़ वाज़े नज़र आए। और ये देखें, ये एक रन लग गई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेम उसी तरीके से जैसे हमारी एक मशीन सिलाई लगा रही होती है, ये वैसी ही सिलाई लगाएगी, ठीक है। और इसकी जो सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है विलगम के अंदर वो 2.5 mm होती है, और वेरिएबल लेंथ जो है इसकी 0.80 होती है। वेरिएबल लेंथ क्या चीज़ होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं देखें इसको यहाँ से यूँ कर्व कर देता हूँ, अब ये जो जहाँ पे ये कर्व हो रहा है इसके और इसके दरमियान जहाँ पर ये 0.80 तक का कर्व होगा वहाँ पे ये कम से कम जो है 0.80 का कर्व देगा, और उसके बाद वो उससे जो है वो बड़ा नहीं करेगा उसको। यानी कि टाँका जो है अगर मैं देखें इसकी जो है वेरिएबल लेंथ जो है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, तो ये देखें टोटल इसमें कितनी स्टिचेस आ रही हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और उसके बाद जो हमें डबल नज़र आ रही है टाई ऑफ की है। यहाँ पे वैसे स्टिच एक ही लगी है लेकिन ये टाई ऑफ कर रही है क्योंकि आगे कोई चीज़ बन नहीं रही। टाई ऑफ और टाई इन के बारे में भी इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में आप लोगों को पता चलेगा। और अब देखें कि इसमें यहाँ पर इसकी जो सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 2.5 है, और मैंने वेरिएबल लेंथ जो है इसकी ऑफ़ कर दी है। उसके बाद क्या किया है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर
जहाँ पर जितना भी उसने टांका लगाया है वो 2.5 mm का लगाया है, ना तो उसने उससे छोटा लगाया ना उसने उससे बड़ा लगाया है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को कोई एक पत्ती बना के दिखाता हूँ, ये देखें जैसे मैंने एक ये बनाई, और इसकी अगर मैं आउटलाइन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहूँ, ये देखें, अब यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन के लिए दूसरा कलर इस्तेमाल करना चाह रहा था इस ऑब्जेक्ट की, जो मेरा ग्रीन ऑब्जेक्ट है। अब इसमें उसने क्या किया है कि मैंने उसकी जो सी वेरिएबल लेंथ है उसको यानी कि ऑफ नहीं किया हुआ, ऑन किया हुआ है। उसको मैंने बताया है कि जहाँ जहाँ पे वेरिएशन आ रही है, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया रन से, यानी कि जो रन लगाई है मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा ना। जैसे मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये देखिए, ये बता रहा है यहाँ पर नीचे कि ये जो है ऑब्जेक्ट नंबर 80 है और ये रन से बना हुआ है। ठीक है ना। तो अब जहाँ जहाँ पे वेरिएशन आ रही है वहाँ पे उसने क्या किया है कि 0.80 तक का लगा दिया है। अगर मैं इसको कहूँ कि जहाँ जहाँ पर वेरिएशन आ रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, आप वहाँ पे कम से कम जो है टांका 1.5 का कर दो, तो ये देखें टोटल जो है जहाँ पे वेरिएशन आ रही होगी, जहाँ पे उसको लगेगा कि वेरिएशन 2.5 से 2.5 से बढ़ रही है, यानी कि उससे भी बड़ा टांका हो रहा है, उसकी वेरिएशन बराबर नहीं हो रही उसके, तो वहाँ पे क्या करता है कि वहाँ पे उनको डिवाइड कर देगा। कितने पे डिवाइड करेगा? जो हम लोगों ने वेरिएबल लेंथ यहाँ पे दी हुई होगी उस पे डिवाइड करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल होती हैं जब हम लोग किसी चीज़ की आउटलाइन वगैरह लगा रहे होते हैं, वहाँ पे हमें वेरिएबल जो है चाहिए होती है। अब देखें, अगर मैंने इसकी वेरिएबल ख़त्म कर दी और अब देखें इसकी शेप क्या आ रही है, और अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके साइड पे करता हूँ और जो आउटलाइन मैंने येलो कलर की लगाई है, मैं इस पर वेरिएबल जो है ऑन कर देता हूँ और इसको वापस 0.80 पे कर देता हूँ तो अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है। इन दोनों में फ़र्क ये आ रहा है, एक तो ये थोड़ी सी खूबसूरती आ रही है, लेकिन हम लोग जब डिज़ाइन मुकम्मल कर रहे होते हैं, जब हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि हमारी ये एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग जितनी भी होती है, इसकी जो बिलिंग होती है वो स्टिच काउंट के हिसाब से होती है। हमारी फ़ाइल के अंदर, हमारे डिज़ाइन के अंदर जितने स्टिच काउंट होंगे, जितनी मशीन जो है वो स्टिचेस लगाएगी, उसके हिसाब से उसकी बिलिंग होगी। अब वो उस बिल को नीचे करने के लिए, कम करने के लिए, लोग फिर या तो ये वेरिएबल ख़त्म कर देते हैं या इसकी जो है वेरिएबल लेंथ जो है बढ़ा देते हैं। जैसे देखें यहाँ पर मेरी 80 है, अब मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसकी जो वैल्यू है वेरिएबल लेंथ की, मैं 1.5 कर देता हूँ। ठीक है ना। अब ये देखें तीनों आपके सामने डिफरेंट हैं। इसमें वेरिएबल जो है लेंथ जो है ऑफ हुई हुई है, इसमें वेरिएबल लेंथ जो है 0.80 है, और इसमें जो है हमारी 1.5 है वेरिएबल लेंथ जो सी है। अब अगर हम लोग तीनों की स्टिचेस देखें कि इसमें हमारी कितनी स्टिचेस आ रही हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्शन के बाद प्रोसेस में जाके चेक करेंगे, ये हमारे पास प्रोसेस की का ऑप्शन आती है, कैलकुलेटर टाइप मोबाइल सा बना हुआ होता है ये। तो इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन के बाद, तो ये हमें बताएगा कि इसकी जो टोटल स्टिचेस हैं, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में लिया हुआ था, उसकी टोटल स्टिचेस कितनी हैं। इसकी 7 स्टिचेस हैं। ठीक है ना। ये बता रहा है कि इसकी टोटल जो सी स्टिचेस हैं वो 7 हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, जिस पे मैंने 0.80 की लगाई हुई है, तो इसमें देखें 14 है, यानी कि उससे डबल है। और इसी तरीके से अगर मैंने जिस पे 1.5 लगाई हुई है
अगर उसकी चेक करूं तो उसकी देखें 10 आ रही है, यानी कि 7, 10 और 14। अब देखें एक ही ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट जो है जिसमें 7 आ रही हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है मेरी फाइल के अंदर, मेरे डिज़ाइन के अंदर 100 टाइम चला हुआ है, और यानी कि अगर 100 टाइम चला हुआ है तो 7000 मेरी जो है स्टिच ये ले जाएगी आउटलाइन। और अगर मैं इसकी वेरिएबल जो है 0.80 पर करके करता हूँ तो ये मेरी जो स्टिचेस हैं वो 14000 पे चली जाएंगी, और अगर 1.5 पे करता हूँ तो 10000 पे चली जाएंगी। तो आप देखें कि 700 की बिलिंग में 10,000 की 10,000 की बिलिंग में और 14,000 की बिलिंग में कितना फ़र्क आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी ऑफ़ कर देता हूँ तो मेरे को हाफ़ पेमेंट करनी पड़ेगी मशीन वाले को, लेकिन उसमें क्या होगा कि कलर तो यहाँ पे वो चला हुआ होगा, उसकी आउटलाइन भी लगी हुई होगी, लेकिन उसकी लुक जो है इतनी अच्छी नहीं होगी। ये हमारी जो है हमारा जो कस्टमर होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ अपनी प्रोडक्ट बना रहा है वो कितनी वैल्यू वाली बना रहा है, उसके जो उनसे आगे क्लाइंट हैं वो कितने अफोर्डेबल हैं, उनकी जो सी जैसे आप देखें कि कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे आप शर्ट लेने जाएं तो आपको जो है 1000 में मिल जाती है या 1500 में मिल जाती है। कई ऐसे इलाके होते हैं वही शर्ट होती है लेकिन थोड़ी सी बस उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और उसकी वजह से उसका रेट जो है 3000 या उससे डबल हो जाता है। यानी कि जो आम वो फिर जो हमारा कस्टमर होगा, जो हमारे से डिज़ाइन बनवा रहा होगा, उसके आगे जो क्लाइंट होंगे ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी की चीज़ को जो है उनके अफोर्डेबल है उनके लिए, ठीक है ना। तो वो फिर जो हमारा क्लाइंट होगा वो उसके हिसाब से वो हमारे से चीज़ क्रिएट करवाएगा और हमें कहेगा कि यार मेरे को इसकी जो सी एम्ब्रॉयडरी है इस डिज़ाइन की 200 की पड़ रही है, तो आप ऐसा करें कि डिज़ाइन भी यही रहे, आप जो है इसमें कुछ ऐसा करें कि ये 150 तक आ जाए, यानी कि 50 रुपीज़ पर पीस पे जो है मेरी कास्ट जो है नीचे आ जाए। तो उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे जो है इनपुट के टूल जैसे बताए थे, उसमें साटन बताई थी, उसमें जो है बाकी भी स्टिचेस, फिर उनकी वैल्यू जो सी हम लोग कम और ज़्यादा करके देख रहे थे, वो इसीलिए करके देखते थे कि हमारा क्लाइंट, अगर हमारा क्लाइंट हमें छूट दे देता है कि आप एक अच्छी चीज़ बनाएं, यानी कि जिसकी लुक अच्छी हो, तो हम लोग फिर उसमें देखते हैं कि उसमें जो है नीचे यानी कि इतने टाँके लगे हुए हों कि नीचे से जो है बेस हमारी नज़र ना आ रही हो, यानी कि एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा हुई भी हो कि नीचे से बेस ना नज़र आ रही हो। और जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, हमारे यहाँ पे एशिया में जो भी काम होता है तकरीबन बाज़ काम तो ऐसे होते हैं कि 1 mm तक का जो है उन्होंने साटन के अंदर गैप दिया हुआ होता है स्टिच वैल्यू में। तो नॉर्मल जो उनसे अच्छे डिज़ाइन बने हुए होते हैं उनमें 60 तक का होता है, लेकिन अगर आप इधर चले जाएं अरब कंट्री की तरफ, वहाँ पे जो अबाए वगैरह बनते हैं या जो वहाँ पे जलाबिया जो उनसी बनती हैं, उनकी मैक्सीज वगैरह होती हैं, उनमें अगर ये आप स्टिच लगाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है उस पे काम पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, यानी कि उनको एक अच्छी चीज़ चाहिए होती है। तो वहाँ पे जो है ये साटन की जो सी आम वैल्यू चलती है वो 50 पे चलती है, 50 पे, 45 पे, बाज़ ऐसे आ जाते हैं छोटे डिज़ाइन यानी कि जिनकी 40 पे भी होती है। और जो हमारे जो उनसे बनते हैं एक्सपोर्ट के डिज़ाइन, जैसे ये टी शर्ट वगैरह के हो गए, लोगोज़ वगैरह हो गए, कैप के हो गए, जैकेट्स के हो गए, इनमें जितना भी हमारा एक्सपोर्ट का जो सा काम होता है, यहाँ पे जितना भी होता है एक्सपोर्ट का जो सा काम होता है, उसमें हमारी जो सी वैल्यू है वो 40 ही रहती है। 40 से भी बल्कि में नीचे आ जाती है, बाज़ औक़ात 40 से नीचे ऐसे आ जाती है कि हम लोग 40 की ही चीज़ बना के रखते हैं। जैसे देखें, ये फ़र्ज़ करें कि मैंने एक इसकी जो सी वैल्यू है वो 40 पे कर दी
और 40 पे करने के बाद इसको मैं पॉइंट 40 पे करता हूँ। इसको मैंने पॉइंट 40 पे करने के बाद भी मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं से जो है इसकी जो सी बेस है वो नज़र आएगी। तो मैं क्या करूँगा कि इसको दोबारा से यहाँ पे रिपीट करवा दूंगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, या तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके काउंट यहाँ से बढ़ा दूंगा, यानी कि 3 टाइम कर दूंगा या 2 टाइम कर दूंगा। 2 टाइम तो नहीं लगेगा, 3 टाइम ही लगेगा। और फिर उसके बाद जो है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं अगर 2 टाइम करना चाहूँगा तो मैं इसको एक दफ़ा और डुप्लीकेट कर दूंगा, यानी कि इसको सिलेक्शन में ला के इसको मैं कंट्रोल डी करूँगा, ये एक दफ़ा और डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा ऊपर वाला पीस है, यानी कि जो उनसे मैंने अलहदा किया अभी साइड पे, ये जो ऊपर वाला पीस है इसको तो मैं 40 पे रखूँगा, लेकिन जो मेरा नीचे वाला होगा ना इसको मैं 80 पे ले जाऊँगा या 70 पे ले जाऊँगा। तो उसके बाद ये नीचे से इसकी एक बेस बन जाएगी, बेस के ऊपर एक बेस बन जाएगी और इसी कलर की बनेगी। उसके बाद क्या करूँगा कि इसको इसके ऊपर रख दूँगा, उसमें एक तो गफनेस आ जाएगी और नीचे से जो है हमारी बेस नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से भी लोग वर्किंग करते हैं एक्सपोर्ट के काम में। तो अब आते हैं वापस अपने आज के आउटलाइन के टूल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास होती है रन, ठीक है। अब रन में जो है वो हमारे पास जो है वेरिएबल लेंथ क्या काम करती है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें देखें कि इसमें जो हमारी स्टिच वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो एक टांका होता है वो 2.5 mm का होता है। इसको हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पर मैंने स्टिच वैल्यू तो 2.5 रखी हुई है, लेकिन वेरिएबल लेंथ मैंने कम कर दी। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी थोड़ी सी अगर करना चाह रहा हूँ कि ये इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो मैं इसको 2 mm पे ले जाऊँगा। अब वो क्या करेगा, इसकी थोड़ी सी स्टिचेस जो है बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको मज़ीद कम करता जाऊँगा यानी कि 1.5 पे ले जाऊँ तो ये चीज़ बन जाएगी। अब जैसे ही 1.5 पे लेके गया हूँ तो ये देखें ये दोनों चीज़ें एक ही बन गई तकरीबन, क्योंकि कम से कम उसने 1.5 का रखा और बड़े से बड़ा 2.5 का रखा। यहाँ पे उसको इतना स्पेस नहीं मिल रही थी उसने, यानी कि यहाँ पे अगर वो 1.5 का टांका लगाता तो यहाँ तक आता, तो उसने छोटा नहीं किया, उसको पूरा कर दिया उसने, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लोज़ कर दिया। तो इसी तरीके से हम लोग जो है इसकी जो सी रन ज़्यादातर हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है डिज़ाइन के अंदर वो कनेक्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जब हमारी ट्रैवलिंग की क्लासें आएंगी उस टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ वाज़ेह होगी कि रन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो होती है ट्रैवलिंग के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना होता है ताकि मशीन जो है वहाँ पे जंप ना ले और कटर वगैरह ना ले, और जो है ना वो डायरेक्ट चलती चलती जो है जल्दी से जाके दूसरा ऑब्जेक्ट बना दे, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन जो है डिज़ाइन में कनेक्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है ट्रैवलिंग में, ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जब टांका लगेगा बिल्कुल जैसे हमारे घरों में आम सिलाई मशीनें सिलाई लगाती हैं तो ये एक टांका लगेगा। तीसरी बात कि इसकी जो सी स्टिच वैल्यू है वो आप 10 mm तक भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमें देखना चाहिए कि हमारे डिज़ाइन के अंदर जो है 7 mm से बड़ा टांका ना हो, क्योंकि अगर 7 mm से बड़ा टांका होगा तो मशीन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। मशीन में ऑप्शन होती है जब बड़ा टांका आता है तो वो जो है मशीन की स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह बाज़ डिज़ाइन ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें हमारी मजबूरी होती है कि 12 mm का 15 mm का टांका चलाना हमारी मजबूरी है, वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ की लुक देनी होती है, उस ऑब्जेक्ट की लुक निकालनी होती है बड़े टांके लगा के। तो इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में मैं कुछ डिज़ाइन भी ऐसे अलहदा करके रखूँगा जो मेरे पुराने बने हुए हैं जिनमें बड़े टांके भी इस्तेमाल हुए हैं, इधर अरब कंट्री के बने हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को चेक करवाऊँगा। आप लोग उसमें देखें कि वो किस तरीके से वर्किंग हुई हुई है। कोई 1-2 फाइलें मैं जो है शेयर भी कर दूँगा ग्रुप के अंदर, ताकि आप उनको ओपन करके तो उसमें देखें कि किस तरीके से वर्किंग हुई हुई है।
अच्छा जी। अब देखें कि अगर मेरी फाइल के अंदर रन जो है लगी हुई है कनेक्टिंग के लिए और उसकी तकरीबन 10 से 12 हज़ार स्टिचेस हैं, और अगर मैं 2.5 की जगह उसको 3.5 पे ले जाऊं तो मेरी काफ़ी स्टिचेस जो है कम हो जाएंगी, 1000-2000 स्टिचें मेरी कम हो जाएंगी और बिलिंग जो है मेरे कस्टमर की कम बनेगी। तो उसको डिज़ाइन के हिसाब से देखते हैं कि डिज़ाइन जो है किस किस्म का है, उसकी लुक तो ख़राब नहीं होगी अगर हम लोग टांका बड़ा कर देंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है इसकी स्टिच वैल्यू छेड़ते रहते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल एक सिंगल टांका लगेगा जैसे हमारी सिलाई मशीन लगाती है। अब उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है ट्रिपल रन। अब ट्रिपल रन अगर आप इसमें इसका व्यू लेंगे, अगर देखें जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 mm पर है और वेरिएबल लेंथ जो है 0.80 पर ही है, लेकिन इसके जो से रन काउंट हैं ये 3 टाइम होते हैं। अब अगर देखें रन में और ट्रिपल रन में आपको फ़र्क नज़र थोड़ा सा लग रहा है, वो किस वजह से कि क्योंकि उसकी लेंथ जो है उसमें फ़र्क है। अब अगर इसको 2.5 कर दूं मैं, तो अब देखें आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे दोनों रन ही लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे मुझे बताता है कि ये ऑब्जेक्ट नंबर जो है वो 77 है और ये रन से बना हुआ है, जबकि मैं नीचे वाले को अगर सिलेक्शन में लेके आता हूँ तो ये बताता है कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 86 है और ये ट्रिपल रन से बना हुआ है। अब लुक में आपको जब आप डिज़ाइन बना रहे होंगे, जब आपकी ट्रिपल रन लगी हुई होगी, आपको शो यही हो रहा होगा, लुक उसकी ऐसी ही नज़र आ रही होगी कि वो रन ही लगी हुई है, लेकिन जब आप सिलेक्शन में जाएंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये ट्रिपल रन लगी हुई है। ठीक है। अब ट्रिपल रन में और रन में क्या फ़र्क है? रन का आप जो है काउंट बढ़ा नहीं सकते, सिंगल सिलाई लगती है। अब ट्रिपल रन में ये है कि आप डिफ़ॉल्ट जो है इसका जब ये टांका लगाएगी मशीन, यानी कि अगर मैं इसको जूम करूं, यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगी तो पहले एक टांका लगा के यहाँ पे जाएगी, ये हमारा एक टांका हो गया, फिर मशीन वापस आएगी यहाँ पे, ये हमारे 2 टांके हो गए, फिर मशीन वापस यहाँ पे आएगी, ये हमारे 3 टांके हो गए। इसी तरीके से फिर वो अगला टांका शुरू करेगी और यहाँ पे भी 3 लगाएगी, फिर आगे चलती जाएगी। ठीक है। यानी कि 3 टाइम लगेगी यहाँ पे स्टिच जो है, 3 टाइम जो है वो शो होगी बनने के बाद। तो अगर इसके वैसे डिफ़ॉल्ट में ट्रिपल रन, जैसे उसका नाम भी ट्रिपल रन है, तो 3 टाइम ही चलेगी। लेकिन अगर इसके हम लोग काउंट बढ़ाना चाहें तो हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, हम लोग इसको 15 टाइम जो है वो कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम लोग रखना चाहें। अगर हमारे डिज़ाइन में हम लोग जो कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि जिसमें उसकी जो है रिक्वायर्ड है कि वो ज़्यादा दफ़ा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह हो, तो हम लोग उसके काउंट उसके हिसाब से, डिज़ाइन की लुक के हिसाब से हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं कर सकते इसके। ठीक है ना। बिल्कुल ये वैसे ही वर्किंग करेगी। इसकी भी वेरिएबल लेंथ की सेटिंग वही है जो हमारी रन की है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये रिपीट में चलेगी। अच्छा, रिपीट यानी कि वो स्टिच के काउंट जो हैं ज़्यादा करेगी। रिपीट की भी एक ऑप्शन है इसके अंदर, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। ये आपने जहन में नहीं रखना, रिपीट वाला वर्ड जो है वो आप जहन से निकाल दें। यानी कि ट्रिपल रन के अंदर जो है वो हमारे स्टिच के जो उनसे काउंट हैं वो बढ़ जाएंगे। यानी कि ट्रिपल रन में 3 टाइम होता है, उसको हम लोग 15 तक बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोटिव रन। अब अगर मैं मोटिव रन लेता हूँ, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ी सी आपको एक चीज़ बताई थी। अब ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे लगाई तो ये जैसे मैंने आपको ये बताया था मोटिव फिल के अंदर, और हम लोगों ने जो है ये मोटिव जो है बनाया भी था, ये वाला मोटिव बनाया था और इसको हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई भी किया हुआ था। अब इसमें ये अप्लाई उस टाइम पे किया था, अभी क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि ये मोटिव जो है अब नहीं यहाँ पे है। क्योंकि देखें यहाँ पे अगर मैं मोटिव फिल के अंदर आऊँ तो ये नहीं, यहाँ पे था, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, सच वो हमारी क्रॉस स्टिच थी, ये मोटिव फिल है। अब इसमें देखें
जैसे हम लोगों ने सेव किया था, यहाँ पे मेरे नाम से एक फ़ोल्डर था, तो मैंने उसके अंदर सेव किया था। आज क्या है कि मैंने वो विंडो दोबारा से करी है, तो वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई। उसको मैं सेव करना चाहता, सेव भी कर सकता था, वो भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जैसे जैसे आगे चलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप सेव करके कहाँ पे अपनी किसी और ड्राइव में भी रख सकते हो। जब आपने विंडो वगैरह करनी हो तो उसके बाद दोबारा से आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो मोटिव आपके ज़ाया नहीं जाएंगे जो आपने बनाए। अच्छा, जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये मोटिव जो है लगा के दिखाया था, एक बनाया था और फिर उसको लगाया था हम लोगों ने इनपुट के लिए, यानी कि फिलिंग के लिए, इनपुट फिलिंग के लिए मोटिव फिल में हम लोगों ने मोटिव बना के लगाया था। और जो मोटिव हमारा बना हुआ होगा आज हम लोग दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और जो है मोटिव क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग जो है कोई इस तरीके से मोटिव एक बना लेते हैं और इसको हम लोग फिल कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स से ही, और इसको हम लोग जो है आउटलाइन दे देते हैं ट्रिपल रन की। ठीक है, ट्रिपल रन की आउटलाइन दे देते हैं और इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब मोटिव बनाने का तरीक़ाकार क्या है, पिछली दफ़ा भी शायद थोड़ा सा ही बताया था मैंने। जब भी कोई मोटिव आप, यानी कि आप देखें जैसे मैंने ये मोटिव बना लिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मोटिव रिपीट में 100 टाइम चल जाए, या मैं अगर कर्व में भी कोई चीज़ बना रहा हूँ तो वहाँ पे भी चल जाए, तो वो मैं एक दफ़ा बना के रख लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सारे को सिलेक्शन में लूँगा, क्योंकि अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है और एक ये वाला ऑब्जेक्ट है। इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा, वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। अब हो सकता है कि जी, तो नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, अब हम लोग देख रहे थे कि मोटिव हम लोग जो है किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने ये मोटिव बना लिया, मैंने उसकी आउटलाइन भी लगा ली, तो अब मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको अगर 100 टाइम या इससे ज़्यादा, कम या ज़्यादा दफ़ा इसको मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। ये जैसे मैंने ऊपर एक मोटिव रन लगाई है, ये जिसमें ये देखें ये बॉक्सेस से बने हुए हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि इन बॉक्सेस की जगह पे ये चीज़ जो है मैंने जो नीचे बनाई है ये रिपीट हो जाए। और अगर मैं इसको थोड़ा सा, मैं बाद में अगर कर्व भी देना चाहूँ, अगर मैं रीशेप में जाऊँ एच के साथ, रीशेप में जाके मैं यहाँ पे एक नोड लगा देता हूँ कर्व वाला, और मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर लेता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर जो है ये अप्लाई करूँ जो चीज़ मैंने नीचे बनाई है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो देखें इसके जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन में लेके आऊँगा तो यहाँ पर सिंगल मोटिव के अंदर जो है हमारे पास काफ़ी सारे मोटिव ऑलरेडी बने हुए होंगे पहले से। जो भी मैं अप्लाई करना चाहूँ यहाँ पे सिलेक्ट करता जाऊँगा, वो उस पर जो है अप्लाई होते जाएंगे, जो भी मैं अप्लाई करना चाहूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डिज़ाइनों के अंदर बनी हुई कि जो इनके अंदर नहीं होती। अब देखें जैसे जो चीज़, जो मोटिव मैंने बनाया है अभी, जिसको क्रिएट करना है, मैंने मोटिव को क्रिएट करना है इसको, अब ये अगर मोटिव उसमें देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा, इस तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है मेरे पास सेव हो जाए और मैं इसको एक दफ़ा बना के रख लूँ, और जहाँ पे भी मैं डिज़ाइन के अंदर इसको रिपीट करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में लेके आऊँगा और यहाँ से मैं स्पेशल के अंदर जाऊँगा। स्पेशल के अंदर मोटिव के नाम से एक ऑप्शन मिलेगी मुझे, उसके अंदर मेक के नाम से होगी। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो हमें वहाँ पे सिंगल मोटिव नज़र आ रहा था, वहाँ पे हमें 3 किस्म के मोटिव नज़र आएंगे, और ये 3 फोल्डर बने हुए होते हैं डिफ़ॉल्ट में ना वेलकम के अंदर। ये सिंगल मोटिव के नाम से है, 2 पार्ट मोटिव के नाम से है, मोनोग्राम के नाम से है।
तो इसी तरीके से 123 के नाम से मैंने खुद रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं आप अपने नाम से बना लें, या जो आपकी पार्टी है जिसकी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके नाम से बना लें, ताकि उसकी जितनी भी चीज़ें आपकी बनी हुई होंगी वो एक फ़ोल्डर के अंदर होंगी, और उसके जितने भी मोटिव आपने बनाए हुए होंगे वो वहाँ पे सेव होंगे आपके पास। तो अब शुरू से शुरू करते हैं कि इसको हम लोग न्यू फोल्डर, यानी कि एक नई ऑप्शन यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं। अगर हम लोग इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें, एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहें, वो कैसे बनाएंगे? हम लोग यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, और जो हम लोग यानी कि जो भी हमारा ABC जो भी नाम है हमारे कस्टमर का, क्लाइंट का, उसका हम लोग नाम लिख लेंगे, या कोई भी नाम लिख सकते हैं। ABC के नाम से मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ इस फोल्डर को, और इसके अंदर जो है मैं मोटिव जो सेव करने लगा हूँ उसको मैं जो है 40 के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है ना, 40 नंबर के नाम से कर लिया। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसको मैं ओके करूँगा। अब जैसे ही मैंने ओके किया, अब मेरे से वो 2 ऑप्शनें पूछेगा। वो पूछेगा कि ये जो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, मोटिव क्रिएट कर रहे हो, इसको डिजिटाइज करवाना चाह रहे हो आप, इसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा और सेकंड पॉइंट कौन सा होगा। अब ये देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है कॉर्नर के ऊपर, डिजिटाइजिंग फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट। तो मैं उसको कहता हूँ कि ये मेरा इसका डिजिटाइजिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो देखिए पूछ रहा है इसका सेकंड पॉइंट बताएं। ये इसका जो है सेकंड पॉइंट है। अब वो जैसे ही मैं दूसरा क्लिक करूँगा तो वो मेरे को बता देगा कि मोटिव 40 हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, वो हमारा मोटिव क्रिएट हो गया। अब ये चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे उसको अप्लाई करना चाहूँ, यहाँ पे करना चाहूँ, मैं दोनों के ऊपर कर सकता हूँ। अब मैं पहले नीचे वाले पे लगाता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप कोई भी फोल्डर नाम से किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो देखें ABC के नाम से मैंने बनाया था, और उसमें जो है 40 के नाम से बनाया था। इसमें एक ही फाइल मैंने एक ही मोटिव बनाया है, तो वो एक ही नज़र आ रहा है। जैसे ये मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा तो और मज़ीद यहाँ पे मुझे शो होते रहेंगे। जैसे हमें यहाँ पे सिंगल मोटिव के अंदर शो हो रहे हैं, ऐसे ही हमें उसके अंदर भी शो होंगे जो हम लोगों ने बनाए हुए होंगे। अच्छा जी, अब देखें, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लगाना होता इसको, तो फिर तो मेरे लिए बहुत आसानी थी कि मैं इसको जो है डुप्लीकेट करता जाता, और आगे इसके जो है मैं लगाई जाता। यानी कि 2 हो गए, फिर दोबारा से डुप्लीकेट किया 2 को पकड़ के, और फिर अगर 4 हो गए तो मैंने और बढ़ानी है तो मैंने इसको 4 कर दिया, फिर इसको डबल किया। तो आगे मैं यूँ करना चाहता तो मैं यूँ भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें तो आपको इतना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जहाँ पे आपका कर्व आ जाता वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी थी। उसके लिए जो है फिर आपने अगर ये चीज़ बना के रखी हुई है तो आप इसको देखें, जैसे जैसे मूव करवाते जाएंगे। मैं H में गया, इसको रीशेप में, अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। अगर मैं इसका कर्व चेंज कर रहा हूँ तो मुझे उस बार बार वहाँ पे उठा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वो गुलाई दोबारा से देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक मोटिव बनाया, उसको मैंने रिपीट करवाना है तो वो रिपीट हो ही जा रहा है। अब जो मोटिव हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, मैं दोबारा सिलेक्शन टूल रीशेप से निकल आया बाहर। तो अब जो मोटिव हम लोग बना लेते हैं, यानी कि जैसे अभी मैंने क्रिएट किया, ये मोटिव जो हमने बनाया हुआ होगा इसको हम लोग मोटिव रन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटिव फिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैं एक यहाँ पर कोई चीज़ बना लेता हूँ, इनपुट A से कोई बॉक्स वगैरह बना लेते हैं। अब देखें, जैसे ये मैंने इनपुट का टूल यहाँ पे यूज़ किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये चीज़ जो सा मैंने मोटिव बनाया हुआ था ये इसके अंदर भी अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, साटन की जगह यहाँ पे मोटिव फिल अप्लाई करूँगा और अपने उस फोल्डर के अंदर आऊँगा और वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब वो देखें वो ही रिपीट में यहाँ पे लग गई। तो
इसका जो है मैं साइज़ जो है कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने मोटिव फिल के अंदर आप लोगों को बताया था कि आप किसी भी मोटिव का साइज़ जो है कम और ज़्यादा और उसकी स्पेसिंग जो है कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो अब देखें, जैसे ये मेरी मोटिव रन लगी हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जौन सा, देखें अगर मैं इसको सिलेक्शन में लेके आऊँ तो नीचे हमें बता रहा है कि इसकी जौन सी विड्थ है वो 3.59 है और जौन सी इसकी हाइट है वो 3.64 है। और यही जौन सी हाइट और विड्थ है हमें वो यहाँ पे शो करवा रहा है, क्योंकि जिस टाइम हमने बनाया था उस टाइम इसका ये साइज़ था। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इसकी हाइट और विड्थ जो है वो दोनों साइडों से 2.5 हो जाए, और मैं इसको जो है एक्स से भी मैंने 2.5 कर दिया और वाई से भी मैंने इसको 2.5 कर दिया। अब देखें इसमें स्पेसिंग आ गई, ठीक है ना। स्पेसिंग उसके हिसाब से थी जो मैंने पहले चीज़ क्रिएट करी हुई थी। अब अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, जैसे देखें 2.5 का है तो 2.5 वो काउंट कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जैसे हमारा वो 3 पॉइंट सम का था तो वो 3 पॉइंट हमारा 5 जो है वो यहाँ पे बन रहा था, तो उसकी वजह से उसने वो स्पेसिंग दे दी। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें जो सी स्पेसिंग है वो 3.86 की है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, और अगर कम करना चाहूँ तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। यानी कि अगर बहुत नज़दीक नज़दीक थे, मैं थोड़ा सा गैप देना चाह रहा था बीच में, तो गैप भी दे सकता हूँ। और अगर मैं बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह नीचे हमारे पास जो है जुड़े हुए हैं साथ साथ, उस तरीके से करना चाहता हूँ, मेरे को पता है कि मेरा जो सा ऑब्जेक्ट है वो 2.5 का है, तो मैं इसको 2.6 कर दूंगा या 2.5 कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो साथ साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। ये देखें, ठीक है। 2.6 इसलिए कह रहा था क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो 0.10 mm जो है उसका गैप आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा जो है ठीक लगेगा, ठीक है ना। अब देखें ये चीज़ ठीक लग रही है। तो बताने का मकसद ये था कि एक दफ़ा आपने मोटिव बनाना है और उसको आप मुख्तलिफ़ जगह पे रिपीट कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि उसको आप जो है मोटिव रन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटिव फिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसकी साइजिंग करके बताई, छोटी करके दिखाई और बड़ी भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से हम लोग मोटिव फिल के अंदर भी जो है इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2.5 करना चाहूँ यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मोटिव फिल के अंदर ये होगा कि जैसे स्पेसिंग वहाँ पे आ रही थी, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक की स्पेसिंग थी, लेकिन इसमें आपको दो मिलेंगी, यानी कि रोज़ की भी स्पेसिंग अलहदा से मिलेगी और कॉलम की स्पेसिंग जो है वो अलहदा से मिलेगी। अगर रोज़ की आप जो है स्पेसिंग कम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 2.6 कर देता हूँ। अब ये देखें रोज़ की जोन सी हमारी रोज़ जोन सी लगी हुई है उसकी वो कम हो गई, यानी कि बराबर चली गई, उसके जुड़ गई वो आपस में। और अगर कॉलम की करना चाहता हूँ तो कॉलम की भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं साइज़ भी इसका चेंज कर सकता हूँ। और दूसरा उसके बाद जो है, अब देखें मोटिव भी मैंने इतना ही बनाना है जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है। लेकिन जब वो उसको साइजिंग जो है उसकी कहीं पे आपको ये कटिंग में नज़र आ रहा है। जैसे अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, रेड कर दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो है मोटिव कटिंग में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैं ये चाहूँ मोटिव फिल के अंदर कि ये ऑब्जेक्ट मेरे जो हैं पूरे पूरे नज़र आएँ, यानी कि कटिंग वाले ना नज़र आएँ, अगर कहीं पे थोड़ा सा बाहर भी निकल रहा है तो वो बाहर निकल जाए उससे, तो उसके लिए ये देखिए ये ऑप्शन होती है क्लिप टू फिट शेप, जोन सी आपने है ना वो उसकी ख़त्म कर देनी है। डिफ़ॉल्ट में ये लगी भी होती है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है वो उसके अंदर अंदर ही उसको अप्लाई करता है, और अगर वो उससे एक्सीड कर रहा होगा तो वहाँ पर वो उसको क्लिप कर देगा, उसके अंदर अंदर ही उसको फिट कर देगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ। अगर ये ऑप्शन लगी भी हो तो फिर क्या होगा, और ये लगी भी हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड टूल था आउटलाइन टूल का, ठीक है। अब जैसे हमारा ये बन गया, एक मैंने मोटिव फिल किया यहाँ पर,
अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैक स्टिच, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रन जो है सिंगल टाइम चलती है, ट्रिपल रन जो है 3 टाइम चलती है। इसी तरह बैक स्टिच भी जो है वो 3 टाइम ही चलती है। अब बैक स्टिच में और बाकी ये इनमें क्या फ़र्क है वो हम लोग देखते हैं। इसको जूम कर लेते हैं और इसको भी हम लोग ये देखें डिफ़ॉल्ट में 2.5 पर ही है। जैसे रन हमारी 2.5 पे थी और हमारी ट्रिपल रन जो सी थी 2 पॉइंट पे थी, 2 mm पर थी, और बैक स्टिच जो है हमारी 2.5 पर है। अब देखें कि बैक स्टिच भी हमारी 2.5 पर है और ये भी 3 टाइम ही चलेगी, और ट्रिपल रन जो सी है वो भी हमारी 2.5 पर ही है और वो भी 3 टाइम ही चल रही है। अगर आप यहाँ से इसके रन काउंट देखें तो यहाँ पे 3 ही आ रहा है, और इसी तरीके से इसके जो से काउंट है वो हमारे स्ट्रोक जो है यहाँ से नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे 3 दे रहा है। जैसे हम लोग ट्रिपल रन के अंदर 15 तक उसको जो है एक्सीड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इसी तरह बैक स्टिच को जो है आप 3 टाइम और 5 टाइम चला सकते हो, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें कि इन दोनों की लुक में फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, जबकि हमारी स्टिच की वैल्यू सेम है, स्टिच के काउंट भी सेम है। लेकिन बैक स्टिच किस तरीके से चलती है, अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ स्टार्टिंगली मशीन ने, और यहाँ पे उसने एक टांका लगाया, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे तीसरा लगाया। फिर इसने क्या किया कि ये थोड़ा सा बैक आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा बैक आके फिर उसने यानी कि उसने पॉइंट अपना चेंज कर दिया, उसके थोड़ा सा डाउन ले गया। एक जौन सा इसका पॉइंट था वो अप ले गया और दूसरा उसने थोड़ा सा डाउन लिया। अगर मैं ट्रू व्यू में जाके दिखाऊं आपको तो इसका कलर जो है इस तरीके से मेरे ख्याल से सही नज़र आएगा, या इसका कलर जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हम लोग नीडल की पेनिट्रेशन जो है किस तरीके से देख सकते हैं, वो भी आप लोग नोट कर लें अपनी नोटबुक में। डॉट का बटन हम लोग दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो सी मशीन है वो कहाँ पर जो है वो नीडल को पेनिट्रेट करवा रही है। तो अब देखें ये हमारा जो है ये 3 टाइम चल रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद थोड़ा सा वो बैक हुआ और फिर उसके बाद उसने वहाँ से शुरू कर दिया। ये बैक स्टिच है। अब इसकी जो सी हम लोग ये वैल्यू है जो सी थोड़ा सा बैक होती है, ये हम लोग इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देखें, आप यहाँ से इसकी लेंथ देखें कि कितनी है, लेकिन जब मैं इसका ओवरलैप जो है अगर छेड़ता हूँ तो ये देखें ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, ठीक है ना, वो उस हिसाब से जो है उसको वो करता जा रहा है, उसको नज़दीक और दूर करता जा रहा है, ठीक है ना। जितना हम लोग उसको कम और ज़्यादा करते जाएंगे वो जो सा उसका बैक वाला पॉइंट है, डिफ़ॉल्ट वैसे इसका जो सा ओवरलैप है वो 0.50 पर होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्किंग करती है कि थोड़ा सा बैक आती है मशीन और फिर वहाँ से 3 टाइम वो जो है स्टिचेस स्टार्ट करती है और फिर थोड़ा सा बैक आके फिर इस तरीके से वर्किंग वही है, सिर्फ वो उसकी लुक थोड़ी सी चेंज कर देती है। जैसे हमारी ट्रिपल रन 3 टाइम चलती है, भी 3 टाइम ही चलेगी और इसको हम लोग 5 टाइम भी चला सकते हैं। ये हमारी बैक स्टिच होती है और ये भी आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये रन लगा के दिखाई थी, इसकी जगह हम लोग ट्रिपल रन भी लगा सकते हैं और मोटिव रन भी लगा सकते हैं और बैक स्टिच भी लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास उसके बाद लास्ट आ जाती है स्टैम्प स्टिच। फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ और इसके मोटिव फिल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इनपुट सी को इस ऑब्जेक्ट से हम लोग जो है क्लियर करेंगे कि ये इनपुट का टूल है और आउटलाइन के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं उसके बाद जो है हमारा जो सा लास्ट है वो स्टैम्प स्टिच, उसको क्लिक करता हूँ और उसको जो है बनाते हैं हम लोग और उसकी लुक देखते हैं वो कैसी है। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब ये देखें, स्टैम्प स्टिच इस तरीके से काम करती है कि ये एंगल जो है, जिस तरह हमारी बैक स्टिच थोड़ा सा एंगल जो है चेंज करती थी,
यानी कि अप और डाउन में ले जाती थी उसकी नीडल की पेनिट्रेशन। लेकिन ये जो है 45 डिग्री पे जो है ले जाती है उसको। और इसकी जो सी थिकनेस है, यानी कि इसकी जो सी चौड़ाई आप कह लें, लंबाई तो हमारी ये होगी ना, अब इसकी जो सी थिकनेस है, जो चौड़ाई है, वो 2 mm है। इसको हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम हम लोग 1 mm कर लेंगे, इससे कम भी कर लेंगे, लेकिन वो जो है ना मशीन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। और डिफ़ॉल्ट इसकी 2 mm होती है। इसको हम लोग 3 mm तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे 3 करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 4 नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसकी जो सी चौड़ाई है इसको मैं 4 नहीं कर सकता, लेकिन इसका जो सा एंगल है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी ये सिंगल टाइम चल रहा है, यानी कि ये यहाँ से एक स्टार्टिंग ली उसने, और ये हमारी जो है यहाँ पे एक टाँका लिया, और वापस वो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे एक टाँका लिया। अब ये जो नज़र आ रहा है ये हमारा जो है इन दोनों स्टिचेस के दरमियान जो सा कनेक्टर बन रहा है, ये वो है, ठीक है। ये स्टिच में काउंट नहीं होगा। अगर मैं इसको यानी कि अगर कर दूँ 3 टाइम, जैसे हम लोग ट्रिपल रन को जो है हम लोग बढ़ा लेते हैं 15 टाइम तक, इसी तरह ये सिंगल टाइम चल रहा है और इसको हम लोग 3 टाइम भी कर सकते हैं, और 3 टाइम से ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है, इसकी टाइप जो है सिंगल है ये अभी, और अगर मैं ट्रिपल करूँगा तो ये ट्रिपल हो जाएगी। अब देखें कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये कनेक्टर है, ये दोनों स्टिचेस हैं हमारी, और इसके दरमियान जो हमें ये धागा नज़र आ रहा है ये इसका कनेक्टर है जो इन दोनों स्टिचेस को आपस में जोड़ रहा है। अब यहाँ पर तो 3 टाइम चलेगा धागा, लेकिन यहाँ पे सिंगल ही चलेगा। अब ये इसकी स्पेसिंग है, जिस तरह हमारी साटन की यहाँ पे एक स्टिच से लेकर दूसरी स्टिच का जो सा हमारा फासला था, जो हमारी स्टिच वैल्यू थी जिसको हम लोग कम और ज़्यादा करते थे, इसी तरह इसकी भी जो सी स्टिच वैल्यू है, जो स्पेसिंग है, उसको हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे देखें डिफ़ॉल्ट में इस पर 1.5 पे लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको 0.80 पे ले जाऊँ, इसको सिलेक्शन में ले आएँ, फिर उसके बाद जो है इसको 0.80 पे कर लेते हैं और इंटर दबा दें। ये देखें अब ये नज़दीक हो गया। अब क्या करते हैं कि इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी चीज़ वाज़े हो जाए, और अब इसको जो है मैं 0.80 पे करता हूँ। तो ये देखें कि ये इसकी जो है यहाँ पर हम लोग इसको 3 टाइम भी, ऊपर वाला भी 3 टाइम चल रहा है और ये भी 3 टाइम चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग एक रख लेते हैं जो हमारा सिंगल टाइम चलेगा, ठीक है ना, ताकि दोनों की तीनों की आप लोगों के सामने उसका व्यू आ जाए। तो अब देखें इसकी मैंने स्पेसिंग बढ़ा दी, यानी कि कम कर दी, नज़दीक नज़दीक कर दिया, हमारी स्टिचेस भी बढ़ गई उसकी, तो वो थोड़ा सा गफ नज़र आएगा बनने के बाद। ये थोड़ा सा खाली खाली नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे भी 3 टाइम चल रहा होगा, ऊपर वाला ज़्यादा खाली नज़र आएगा। अच्छा, उसकी भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने इसकी जो है 1.5 पे लगी हुई, मैं 0.60 पे कर देता हूँ। अब सबसे ऊपर वाला देखें, वो आपको ज़्यादा गफ लग रहा है, ठीक है ना, उसकी मैंने 0.60 पे कर दी वैल्यू, स्टिच वैल्यू जो सी है, उसकी जो सी स्पेसिंग है एक स्टिच से दूसरी स्टिच के दरमियान की, वो मैंने 60 पे कर दी। लेकिन नीचे जो लगी हुई है वो 0.80 पे लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर 3 टाइम चल रही है। वहाँ पे वो सिंगल चलेगी और यहाँ पे 3 टाइम चलेगी। वो बात वहीं पे आ जाती है कि हमारा क्लाइंट कैसा है, उसको लुक किस किस्म की चाहिए, उसकी जो सी डिमांड है, जितनी उसकी जेब इजाज़त देती है, हम लोगों ने उसके हिसाब से डिज़ाइन बनाना है कि उसको कितने तक का अगर डिज़ाइन बना के दिया जाए जो उसकी जो सी प्रोडक्ट है वो उसकी रेंज में आ जाए, ठीक है ना, उसकी चीज़ भी बन जाए, उसका डिज़ाइन भी बन जाए। और देखें अब ये 3 मुख्तलिफ स्टिचेस हैं जो हमारे सामने पड़ी हैं, ठीक है, और तीनों की मुख्तलिफ स्टिच काउंट हैं, ठीक है, और तीनों की लुक मुख्तलिफ है। जितना एरिया डिज़ाइन में इसने कवर करना है उतना ही नीचे वाले ने करना है और उतना ही ऊपर वाले ने करना है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, जब हमारी बिलिंग हो रही होगी।
तो हम लोगों ने देखना होता है हमारे क्लाइंट की जेब कितना इजाज़त देती है, उसके हिसाब से जो है हम लोगों ने उसको लुक जो है दे देनी है, उसके हिसाब से उसमें स्टिचेस लगा देनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जैसे मैं इसका बता रहा था कि 3 mm तक हम लोग इसकी थिकनेस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम लोग इसका जो सा 45 डिग्री पे एंगल है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको 90 पे कर देंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इसको जो है हम लोगों ने 90 पे करना था। ये देखें, अब यहाँ पर एक तो मैंने इसको सिंगल कर दिया और इसकी स्पेसिंग भी जो है 0.80 पर है और इसकी थिकनेस 2 mm पर है। ये स्टैम्प स्टिच है, इसकी थिकनेस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 mm कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम लोग इनपुट सी से भी बना सकते हैं, सेम यही चीज़। अब अगर देखें मैं यहाँ से इनपुट सी लूँ और यहाँ पे मैं एक इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ, ओहो ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो, इसको मैं 2 mm कर दूँ। इनपुट सी को डिफ़ॉल्ट जो है 2 mm और यहाँ से हम लोग इसको लगा लेते हैं, इंटर दबाया और इसका कलर भी वही करते हैं और इसकी जो सी स्पेसिंग है वो 0.80 पे कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें कि अगर मैं इसकी मैंने करी हुई तो 3 mm पे करी हुई है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था। इसको भी हम लोग जो है 3 mm पे कर लेते हैं, इसकी जो सी थिकनेस। और इसकी हम लोग देखते हैं ये 3 टाइम मेरे ख्याल से चली हुई है स्टैम्प स्टिच, इसको हम लोग सिंगल कर लेते हैं। अब ये देखें दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है ना, दोनों उसी टाइप का टांका लगा रही हैं क्योंकि स्टैम्प स्टिच को मैंने 90 के एंगल पे कर दिया है और इनपुट सी भी बिल्कुल वैसे ही है। इनपुट सी को जो है आप 1 mm से लेकर आप 50 mm तक भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको भी नीचे ले आऊँ और इसको मैं करना चाहूँ स्पेशल में मैं आके मैं इसको 5 mm करना चाहूँ 5 mm कर दूँगा, ठीक है ना। लेकिन स्टैम्प स्टिच को मैं 3 mm से बढ़ा नहीं सकता उसकी थिकनेस, इनपुट सी की मैं कर सकता हूँ। अब बाज़ औक़ात आपने ऑब्जेक्ट जो उनसे बने हुए देखे होंगे या हमारे जो उनसे बॉर्डर वगैरह बनते हैं उनके नीचे लाइन लगी हुई होती है, वो इनपुट सी से लगी हुई होती है या स्टैम्प स्टिच से लगी हुई होती है या बैक स्टिच से लगी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये आउटलाइन के टूल हैं। और दूसरा ये देखें कि इनपुट सी जो है इसमें एक और चीज़ आज जो है ऐड कर लेते हैं इन टूल्स के साथ। इसमें देखें एक तो तरीका ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं आउटलाइन लगाना चाह रहा हूँ, मैंने ये रन से मैं आउटलाइन लगाना चाह रहा हूँ, मैंने रन ली और मैं जो है इसकी आउटलाइन जो है यहाँ पे लगा रहा हूँ और ये मैंने इसकी आउटलाइन लगा ली। इसी को मैं ट्रिपल रन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसी को मैं मोटिव रन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसी को मैं बैक स्टिच में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसी को मैं स्टैम्प स्टिच में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज़ अब देखें कि मेरे को इसकी आउटलाइन लगाने के लिए पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ा, फिर दूसरा क्लिक यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। हो सकता है कि मेरे ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मेरे को क्लिक करने पड़े जिसकी मैं आउटलाइन लगाना चाह रहा हूँ। कईयों में इसमें तो स्ट्रेट थी सारी चीज़ तो मैंने 4 क्लिक मेरे को करने पड़े, कईयों में कर्व होता है तो फिर कर्व देते देते जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको क्लिक। तो इसमें एक ऐसी ऑप्शन होती है ऑफसेट की, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है इस क्लास से अलावा, वो आने वाले दिनों में आगे भी आपके यूज़ में आएगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखें जैसे मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं ना इसकी एक आउटलाइन लगाना चाहता हूँ, आउटलाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको रन से भी लगा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लगा के बताया, उसको फिर चेंज भी कर लिया, मैं मोटिव रन में भी ले गया और बैक स्टिच में भी, स्टैम्प स्टिच में भी, जिसमें भी मैं उसको करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं
जो है बार बार मेरे को क्लिक ना करना पड़े, मेरा जो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है इसकी आउटलाइन ऑटोमेटिकली लग जाए। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये आपके पास एक टूल्स होंगे, क्रिएट स्पेशल टूल्स के नाम से एक बार होगी। इसके अंदर हमारे पास होता है इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, सिर्फ आप लोगों के 10 मिनट और लूँगा, थोड़ी सी ये चीज़ क्लियर हो जाए। आगे आने वाले दिनों में जो है ना ये हमारी यूज़ भी होगी। तो हमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग बनाते हैं, फिर उसकी हमें आउटलाइन लगानी पड़ती है ताकि उसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। जिस तरह मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ये देखें, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब देखें अगर इसको मैं अलहदा कर दूं तो इसकी लुक और है और आउटलाइन के साथ और है। जब आउटलाइन साथ में मिल जाती है उसकी थोड़ी सी लुक अच्छी हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ों को हमें जो है वो आउटलाइन लगानी पड़ती है। इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं ऑटो अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे मैं रन लगाना चाहता हूँ या ट्रिपल रन लगाना चाहता हूँ, या मैं स्टैम्प स्टिच या मोटिफिल जो भी लगाना चाहता हूँ, इसको मैं ऑटो लगाना चाहता हूँ। इसको मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगा। जैसे देखें, फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा फ्लावर बना लेते हैं और उसके ऊपर जो है हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसको मैं इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ये जी हमारा जो है सेंटर पॉइंट आ गया, और यहाँ पे मैं इसको एक हाफ जो है वो बना लेता हूँ और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। और इसको मैं जो है फिल कर लेता हूँ कॉम्प्लेक्स से ही, और उसके बाद इसको मैं 5 टाइम रिपीट करवा लेता हूँ। और जो हमारा बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स से ही फिल कर लेते हैं। अब देखें कि मैंने एक फ्लावर बना लिया। फ्लावर बनाने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि इन सारों को जो है मैं आउटलाइन लगा दूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कंट्रोल से सारों को मैं सिलेक्शन में ले आऊँगा। लाने के बाद मैं ऑफसेट में चला जाऊँगा। ऑफसेट में जाने के बाद अब ये हम लोगों से पूछता है कि आप क्या इसकी आउटलाइन क्या लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्या हो आउटलाइन का। तो उसमें हमारे पास रन आ जाती है, ट्रिपल रन, मोटिव रन, इनपुट सी। देखें मैंने आपको बताया था कि इनपुट सी इनपुट का टूल है, लेकिन ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग इनपुट सी जो है, जो हम लोगों ने मोटिव फिल से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उस पर अप्लाई करेंगे, इस पर तो नहीं करेंगे। और इसमें जो है बैक स्टिच और स्टैम्प स्टिच भी है। अगर हम लोग इसका वेक्टर भी खाली लेना चाहते हैं वो भी हम लोग ले सकते हैं ऑफसेट के ज़रिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको बैक स्टिच लगा लेते हैं, और ऑफसेट के काउंट भी यहाँ पे आ रहे हैं। ये भी ऑफसेट के बारे में हम लोग जो है डिटेल से क्लास लेंगे। ये जस्ट आप लोगों को जो है ना वो बता रहा हूँ एक सरसरी सा, और आने वाले दिनों में जो है हम लोग इसके ऊपर एक क्लास रखेंगे डिटेल। अब मैंने इसको ओके किया, इसने ऑटोमेटिकली जो है इसके ऊपर आउटलाइन लगा दी। अब मैंने देखें आउटलाइन लगने के बाद कहीं पे क्लिक नहीं किया, अभी तक फाइल के ऊपर कहीं पर भी मैंने क्लिक नहीं किया। जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल जो है मैं सिलेक्ट करूँगा तो जो मेरी आउटलाइन लगी हुई होगी वो मेरी सिलेक्शन में आ जाएगी। और जैसी ये मेरे सिलेक्शन में आएगी, मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँगा तो मैं जस्ट कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरी एक ऑटो तरीके से लग गई। अब यही चीज़ हम लोग जो है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो इनपुट सी डिफ़ॉल्ट में 3 mm की या 2 mm की होगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग आराम से वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन में लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, लाने के बाद ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग उसको कहेंगे कि इसकी जो सी हमें आउटलाइन है वो इनपुट सी में चाहिए,
और जैसे ही मैंने उसको किया उसके बाद मैंने कहीं पे कोई क्लिक नहीं किया। सिलेक्शन टूल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये इनपुट सी सिलेक्शन में आ जाएगी और मैं इसका जो है कलर चेंज कर दूँगा। ठीक है जी। ऑफसेट के ऊपर हम लोग जो है इसमें हम लोग डबल लगाना चाहें या ज़्यादा लगाना चाहें, थोड़े से गैप के साथ लगाना चाहें, थोड़ा सा अंदर करके लगाना चाहें, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसमें इंशाल्लाह ऑफसेट की जो है आने वाले दिनों में कोई क्लास रखेंगे और या कोई ऐसी क्लास देखेंगे कि जिसमें कम वर्किंग होगी तो उसमें फिर इसको साथ लेके चलेंगे। ये जस्ट आपको जो है ना एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ आज कि इसमें एक ये भी ऑप्शन होती है वेलकम के अंदर। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या चीज़ देखी कि हम लोगों ने टूल्स देखे आउटलाइन के और उनकी वर्किंग देखी, उनकी वैल्यू देखी और इसके हवाले से मज़ीद जो है अलग-अलग टूल के हवाले से भी जो है ना मेरी वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वो भी आप लोग जो है देख सकते हैं। उनमें भी मज़ीद डिटेल जो है मैंने बताई हुई है। तो कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही आप ग्रुप के अंदर मैसेज वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और उस पे भी आप लोगों को जवाब मिल जाएगा और आप लोग चैनल पे भी जो है कमेंट में जो है बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो भी क्लियर होगी। तो बस आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं अब क्रिएट करना शुरू करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलकम के अपने जो उनसे डिफ़ॉल्ट इमेजेस हैं उनके ऊपर वर्किंग करें। पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि मैं ग्रुप में जो है शेयर करूँगा कुछ पिक्चर्स जिनके ऊपर आप लोग वर्किंग करें, लेकिन मैं नहीं कर सका, मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो दूसरा ये कि आज मैं इंशाल्लाह अभी कोई भी काम शुरू करने से पहले आज इमेजेस देता हूँ, तो उन पे आप वर्किंग करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलें ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दें फिर। अल्लाह हाफिज़ और कोशिश करते रहें बस। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।